जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक 22-23 फरवरी के मैथ्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने ये मॉक नहीं दिया है तो इस मॉक को जरूर दीजिएगा। और इस चैनल पे वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है, तो वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो सीरियसली 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डीआई का क्वेश्चन है। हमें एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, पूछा गया है, देखो क्या। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले द गिवन 3 गेम्स फ्रॉम द सिटी डी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन। किससे कम या ज्यादा है, सी से। कौन से, डी। तीनों गेम खेलने वाले हैं, तो हमें डी में देखना है तीनों गेम। चेस, कैरम और टीटी के बारे में बात कर रहा है वो। तो डी के अंदर देखोगे, तो डी के अंदर देखोगे आप, तो टीटी खेलने वाले कितने हैं, 125। ठीक है, जो ग्रे लाइन है हमारी। आप देखो कैरम खेलने वाले कितने हैं, तो 150। डी के अंदर हम बात कर रहे हैं। और ये जो ब्लू लाइन है, चेस खेलने वाले कितने हैं, 175। इन सबका सम करोगे तो ऐसा करो, 75 का 25, 125 को दे दो, 150, 150, 150, 450 हो गया ये। और सी से कंपेयर करना है, तो सी में देखो तीनों गेम खेलने वाले, तो ये हो जाएगा 75। ये ब्लू लाइन जो है आपकी चेस की। ऑरेंज लाइन देखोगे कैरम वाली, 125। और ग्रे लाइन है 200 की। ठीक है, तो ये हो गया 200 और 200, 400। ठीक। कितना ज्यादा है डी के पास, उसने ज्यादा है कम पूछा है सी के कंपैरिजन में डी को। तो 50 ज्यादा है किसके ऊपर, 400 के ऊपर। तो 50 ज्यादा है किसके ऊपर, 400 के ऊपर। इंटू 100 कर दो, काटोगे 1/8 आ जाएगा। इंटू 100, 1/8 की फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट पता होगी क्या, 12.5%। या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अच्छा है, सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। जिसे ये नहीं आता होगा, इसी क्वेश्चन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि जब एक नंबर को आप सक्सेसिवली डिवाइड करते हो किससे, 9, 14 और 16 से, तो आपके जो रिमाइंडर बचते हैं वो बचते हैं 6, 9 और 5। ठीक है, सेम नंबर को जब आप 16, 14 और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके जो रिमाइंडर होंगे वो ए, बी और सी होंगे। और हमसे फाइनली पूछा गया है ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखना, सक्सेसिव डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं अपने जो हमारे डिवाइजर थे, और एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में लिखेंगे जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आए हैं। तो हमने भाग किया था 9, 14 और 16 से, और आया था 6, 9 और 5। ठीक है, अब इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, जो एसएससी सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है, वो कहेगा कि लास्ट जो आपका क्वोशंट आया होगा वो जीरो आया होगा, यानी यहां हम जीरो रखकर इस सवाल को स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहां हमने जीरो रख दिया। अगर बाय चांस कभी जीरो से आपका आंसर ना बने तब आप यहाँ 1 रख के सॉल्व करना। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे ये डिवाइजर था, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। तो आप सभी को पता है डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। तो हो जाएगा 0 × 16, 0 प्लस 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर ये हो जाएगा हमारा 14 पंजे 70, 70 जमा 9, 79। और फिर 79 इंटू 9 करेंगे, करके देख लो, 9 में 81, 8 बच गया। ठीक है, 7 में 63, 63 और 8 कितना हो गया, 71। और जमा करोगे क्या, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 717। यानी हमारा वो जो नंबर है वो कितना है, 717। अब फिर से उसने क्या पूछा हमसे कि अब दोबारा इसे आपको डिवाइड करना है, किसे, 717 को। और रिमाइंडर्स इस बार हमें निकालने हैं, किससे, 16 से, 14 से और 9 से। ठीक, तो 16 से डिवाइड करते हैं। आप कहोगे 16 चौक 64। ठीक है ना, कितना बच गया, तो हम कहेंगे 7 बच गया, 77 बन गया। फिर से क्या आ जाएगा, 16 चौके 64, 77 में से 64 गया, कितना बच गया, 13, 13 हमने यहाँ लिख दिया। अब 14 से 44 को डिवाइड करो, तो आप कहोगे 14 तिया 42, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब 9 से आप 3 को भाग करोगे, कटेगा ही नहीं, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 3 का 3। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी जमा सी। तो वो पूछना चाह रहा है 13 - 2 जमा 3, 13 - 2 जमा 3। ठीक है ना, तो 13 में से 2 गया, 11, 11 और 3 कितना हो गया,
14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है और हमें लेटरल एज दिया हुआ है। ठीक है, लेटरल एज दिया हुआ है पिरामिड का 21। अब ध्यान से सीखना यहाँ भी, ये कोई पिरामिड है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक, अगर हम इन सबको ऐसे ऊपर किसी भी एक कॉमन पॉइंट पे ले जाकर जोड़ दें तो ये पिरामिड बन जाएगा इस तरह से। थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है, थोड़ा सा मैनेज करना बस। ओके, अब देखो इसकी हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसका क्या है? सेंटर है। यहाँ से बिल्कुल अगर एक आप परपेंडिकुलर डाल दो तो ये इसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। ठीक है, और ये जो हमने रेड लाइन साइड साइड में खींची है ना, यही हमारा एज है। तो इसे अगर आप यहाँ जोड़ दोगे इस जगह पे, तो अब एक क्या बन जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी ये जो एंगल होगा ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, किस किस में रिलेशन है? एच में, ये आपकी जो रेड लाइन है एज वाली, और ये जो हमने डायगोनल का आधा किया है, ये देखोगे ना ध्यान से तो ये डायगोनल का हाफ है। ये ये डायगोनल का हाफ है ये वाला, तो ये डायगोनल का हाफ है, d/2 है ये। ठीक है ना, इन तीनों में क्या है? परपेंडिकुलर रिलेशन है। इन तीनों के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है डायगोनल क्या होता है? तो आप कहोगे डायगोनल होता है √2a। तो डायगोनल का हाफ क्या हो जाएगा? तो आप कह दोगे a/√2। कोई समस्या नहीं है ना। यानी ये जो आपका h की वैल्यू होगी तो आप कहोगे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस ये d/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं h को, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा। तो एच स्क्वायर एज इट इज। ई कितना दिया? 21। 21 का स्क्वायर करोगे 441। ठीक है, d/2 को हम कह रहे हैं a/√2, यानी 18/√2। इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 324/2। ठीक है ना, इससे इसे काट दो तो कितना हो जाएगा? इसे काटने पे हो जाएगा ये 162। ठीक, 441 में से 162 गया, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, और आपका 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2। ठीक है ना, एच स्क्वायर बराबर, सॉल्व कर लोगे अगर इसमें से, तो इसमें से 9 अलग कर दो तो ये बच जाएगा 3 और 1, और इस पे लगा दो रूट। एच की वैल्यू आ जाएगी क्या? 3√31। कोई समस्या नहीं है किसी को यहाँ तक? अब वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहोगे किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में जो उसकी हाइट है। ठीक है, तो बेस क्या है? बेस आप कहोगे स्क्वायर शेप है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3। बेस का आपको साइड क्या दी हुई है? 18, तो 18 का स्क्वायर कर लोगे 324, इंटू में हाइट क्या है? 3√31। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 324√31 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है? ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप सभी लोग आराम से कर लेंगे। इसमें बस एक देखने वाली चीज ये थी कि देखो इस पूरी वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और अंदर कहीं भी 7 ऐसा नहीं है जो कैंसिल कर सके, यानी आंसर में भी 7 मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 7 से इजीली कट रहा हो। तो सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 42। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक सर्कल का जो रेडियस है वो है 10.5। दो पैरेलल लाइनें हैं, ए और बी पे सर्कल को टच करती हैं, हमें ए और बी की लेंथ बतानी है। तो ये हमारा सर्कल है। ठीक, एक लाइन ऐसे जा रही है ए से टच करके, एक लाइन ऐसे जा रही है बी से टच करके। ठीक, दोनों पैरेलल है, तो हमें बताना है क्या? ए बी की पूरी लेंथ, यानी ये बताना है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है, ये तो डायमीटर की बात कर रहा है हमसे, रेडियस दी हुई है। तो 10.5 10.5, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से डीआई का आ गया। एक टेबल दी हुई है एक शॉपकीपर के बारे में, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन बेचते हैं अलग अलग शॉपकीपर। पूछा क्या गया है देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर सोल्ड बाय क्यू। ठीक है, वो आर से कितने ज्यादा या कम है, डिफरेंस पूछा गया है। तो क्यू देख लो भाई, इजी सा क्वेश्चन है, वैसे आपने कर लिया होगा। क्यू ने क्या क्या बेचा? 284 तो फ्रिज बेचे हैं, और वॉशिंग मशीन बेच दी है 458। ऐड करोगे 12 का 1, 13 और 1 14 का 1, 742। आर की बात करें तो आर का देखेंगे हम 226 तो फ्रिज बेचे हैं, और 548 क्या बेचती है? वॉशिंग मशीन। तो ये हो गया 14 का 1,
7 और 7, ठीक है, माइनस कर लो। तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 7 गया 0, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? 32 का। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। बोला गया है x6 की वैल्यू पूछी गई है हमसे, x प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर x प्लस वन बाय एक्स चाहे प्लस रूट 3 दिया हो चाहे माइनस रूट 3 दिया हो, x6 की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा -1 आएगी। कैसे आएगी? आप इसका क्यूब कर लीजिए। तो हम क्यूब करें अगर इसका, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर मान लो k है, तो एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k, ठीक। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 3k करोगे तो 3 × √3 वो भी होगा, यानी यहाँ क्या बच गया? 0। दोनों का एलसीएम ले दो तो ये हो जाएगा x6 प्लस 1, और नीचे का x3 जो है वो वहाँ जाके 0 बन जाएगा। x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है डिसऑनर शॉपकीपर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता ना, तो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी डिसऑनर सेलर की, ठीक है। आप उसे जाकर देखना, उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा रखे हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, आपको ये टॉपिक बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? हम सेल से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो बोला गया कि आप बेचोगे 22 का, जबकि आपने खरीदा कितने का था? 10 का। तो 22 आपने ऊपर लिख दिया, 10 आपने नीचे लिख दिया। आगे बोला गया कि वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम के बदले सिर्फ और सिर्फ कितना तौलता है? 750 ग्राम्स। तो आप कहोगे आपकी कॉस्ट लगी है किसमें? 750 ग्राम्स में, जबकि आपको पैसे किसके मिलेंगे? 1000 ग्राम्स के, ठीक है ना? ठीक, बस और कुछ नहीं करना। ये हमें रेशो मिल जाएगा एसपी और सीपी का, ठीक है। वो वीडियो जरूर जाके देखना अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है इस टॉपिक में। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इसे हमने कह दिया, ये गया 4 पे, ये गया 3 पे, ठीक। ऊपर क्या आ गया? 22×88। नीचे क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक। हम कहेंगे 30 की चीज कितने में बिक रही है? 88 में। फायदा कितने का है? तो आप कहोगे 58 का फायदा है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 58 का प्रॉफिट है किसके ऊपर? 30 के ऊपर। इंटू 100 कर दूं, क्या परसेंटेज निकलेगा? बोलो हाँ या ना। ठीक, सॉल्व करें। 0 से 0 गया, 580/3, ठीक है। 3 से काट दो, 19 या 57 होता है, तो 19 या 57 गया, कितना बच गया? 1, 10 बन गया, 3 बारी में जाएगा, और फिर ये 3 3 3 आता ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 193.33, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात समझ आई या नहीं? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। पोल से एक आदमी का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? 120। पोल की लेंथ पूछी गई है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप कहोगे 30 के अकॉर्डिंग अगर ये 1 है तो ये √3 है। तो √3 की वैल्यू दी है, 1 की वैल्यू जाननी है। तो √3 अगर 120 है तो 1 क्या हो जाएगा? आप कहोगे 120/√3, ठीक। सॉल्व कर लो, √3 ऊपर नीचे कर दिया आपने, तो नीचे क्या बन गया? ये 3। 3 से 120 को काट दो, कितनी बारी में? 40 बारी में, यानी आपकी पोल की लेंथ क्या आ जाएगी? 40√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोला गया है फिगर के अंदर आपको ओ सेंटर बोला गया है। ओएन जो है, ओएन जो है वो क्या करता है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है एमपी को। ये जो ओएन लाइन है, ठीक है, ये वाली जो हमारी ओएन लाइन है, इसने एमपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ एम, एम एन, एन ओ सभी 8 हैं। कौन कौन? ओ एम, एम एन, एन ओ, एन ओ पूरा ये भी 8 है, एन ओ ये पूरा भी 8 है। हमें एम पी फाइंड आउट करना है। ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। आप ध्यान से देखो किसे, ये जो एम एन ओ बना है इस तरफ वाला, इसे देखना सिर्फ, ठीक। तो आप कहोगे इसकी दो साइडें बराबर है, 8 और 8 वाली, ठीक। तो इसके अंदर चाहे आप परपेंडिकुलर कहो चाहे आप मीडियन कहो, कोई भी लाइन आप ले लीजिए, जितने भी सीवियंस होते हैं वो सारे के सारे सेंटर आपको एक ही लाइन पे मिलेंगे, यानी इसकी एक ही सीवियंस सारे काम करती है, ठीक। तो यही लाइन इसकी क्या कहलाएगी? मीडियन भी कहलाएगी, यही इसका परपेंडिकुलर भी होगा, यही इसकी हाइट भी होगी, सब कुछ यही है।
तो अगर ये मीडियन है तो इसने सामने वाले के 2 टुकड़े भी किए होंगे, यानी ये जो NO है इसके भी क्या हो जाएंगे 2 टुकड़े, 4 और 4 वाले। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, यानी ये 4 है और ये भी क्या है 4 है। ठीक, अब हमें पूरा MP निकालना है, तो पहले हम आधा निकाल लेते हैं। तो आपको दिखेगा 8, 4 और MP के हाफ में क्या है, परपेंडिकुलर रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो MP के आधे का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, सॉल्व करो देखो तो क्या होगा हमारे लिए। तो 64, 64 में से 16 गया 48 बराबर MP के आधे का स्क्वायर। ठीक, इसका रूट लगा दो तो ये हो जाएगा 16 × 3, ये हो गया 4√3 बराबर क्या हो गया MP का हाफ। तो MP पूरा कितना हो जाएगा 8√3। अब 8√3 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो देखो इसने कैसे ऑप्शन छुपा के दिए। तो ऐसा करो, इसे रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। ठीक है, वैसे रेशनलाइज जनरली नीचे किया जाता है, इसमें इन्होंने ऊपर कर दिया। तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे क्या आ जाएगा √3, यानी इसका आंसर क्या होगा 24/√3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया। ठीक है, एनुअल रेट था 21% सिंपल इंटरेस्ट के लिए। 4 साल बाद उसे 820 रुपए कम मिले, किससे, उस सम से जो उसने उधार दिया था। ठीक है, तो हमें बताना है कि उधार कितना दिया गया। तो आप कहोगे 21% रेट, यानी 100 रुपए पे 1 साल में 21 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना मिलता 100 रुपए पे, तो आप कहोगे 84 रुपीज। और उधार क्या दिया हुआ है हमने माना 100 रुपए, कितना कम मिला है 100 के रिस्पेक्ट में 16। तो 16 की वैल्यू दी हुई है कितनी 820। हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है पूरा 100, तो आप कहोगे 820 जो है वो 16 है, और आप क्या जानने में इंटरेस्टेड हो 100 की वैल्यू। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 8200 को 16 से काट लेते हैं, तो आप कहोगे 16×5 = 80, कितना बच गया 2 20 बना, 16 एकम 16 कितना बच गया 4 40 बन गया, 16 दूनी 32 कितना बच गया 8 80 बन गया, और 16×5 = 80। तो आंसर क्या हो जाएगा 5125, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक वर्क को 100 दिनों में कंप्लीट होना था। 10 लोग क्या करते हैं छुट्टी मार देते हैं, आते ही नहीं है, जिसकी वजह से काम 110 दिनों में हुआ। तो हमें बताना है ओरिजिनली, ठीक है, कितने लोगों को आप एम्प्लॉयड करने वाले थे, कितने लोगों को आप काम पे बुलाने वाले थे। तो हम कहेंगे X लोगों को बुलाने वाले थे, हमने सोचा था 100 दिन में काम हो जाएगा। ठीक, पर हुआ क्या 10 लोग कम आए, X से 10 लोग कम आए, जिस वजह से काम 110 दिन खिंच गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, 0 से 0 गया। इधर कहोगे 10x बराबर, वहां कहोगे 11x माइनस 110। ठीक, 110 को इधर फेंक दो, 10 को उधर ले आओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। यानी शुरू में आप कितने लोगों को काम पे बुलाने वाले थे 110 लोगों को। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, x-5 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर बराबर 0। अगर स्क्वायर ऐड होने के बाद भी 0 ही बना रहे हैं, इसका मतलब है वो वैल्यू खुद भी क्या रही होगी 0 रही होगी, क्योंकि स्क्वायर तो जनरली पॉजिटिव होते हैं या 0 हो सकते हैं। तो अगर दो चीजों का सम 0 ही बन रहा है और दोनों या तो पॉजिटिव है या तो 0 है, तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है सिर्फ 0। तो यहाँ से अगर आप दोनों को इंडिविजुअली 0 कहोगे तो x क्या आ जाएगा आपका 5 और y क्या आ जाएगा 7। बस इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है। तो ऊपर देखोगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे 4, और 5 और 2 5 और 7 हमारे 12 हो गए, 12 का स्क्वायर करोगे 144। काट दो 4 से, कितने बारी में जाएगा 36 बारी में। आंसर क्या हो जाएगा 1/36, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन फिर से DI आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि पी मार्ट जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को अलग अलग रेट पे अपनी टी शर्ट्स बेचता है। ठीक, हमें रेट्स वगैरह और क्वांटिटी वगैरह दी हुई है फ्राइडे की और सैटरडे की। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड एट 399, 399 वाली जो है वो संडे को सैटरडे के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा बिकी है क्वांटिटी में। ठीक है, तो हमें बताना है हमने संडे को कितना रिवेन्यू कमाया है। ठीक, तो हम कहेंगे देखो सैटरडे को कितनी बेचते हो 120, उससे 25% ज़्यादा आपने बेच दी कब संडे को, यानी इसका 125%, इसका 5/4।
इतनी क्वांटिटी बिकी है संडे को, और किस रेट पे, 399 वाले रेट पर। सिंपली सॉल्व करो, ये गया कितने पे, 30 पे, 15 हो गया, इसे 15 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो का देख लेंगे। तो ये हो गया 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45, 4 49, 49 का भी 4, 3 पंजे 15, 4 19, ठीक है। और ये हो गया 399, तो ये हो गया 5 का 5, 9 9 18, एक 9 9 18 और एक 19, एक 3 और एक 4 और एक 5 और जीरो का जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, 59850, ऑप्शन नंबर ए। इतना रेवेन्यू हमने संडे को कमाया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। x बराबर कुछ दिया है टी की फॉर्म में, y बराबर टी की फॉर्म में दिया हुआ है, t की वैल्यू जाननी है और बोला गया है जो y है वो 2x के बराबर है, ठीक है। तो सिंपली लिखिए, x बराबर क्या दिया हुआ है हमें, तो ये हो जाएगा 16t माइनस 48, ठीक है। और y को मैं 2x लिख रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ 2x क्या दिया हुआ है हमें, तो ये 5t/2 प्लस में 22, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, ऐसा करिए, पहले थोड़े से नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि 4x बराबर हो जाए, ठीक है। तो 4x बराबर होगा, तो आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को डायरेक्ट ही इक्वल इक्वेट करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 64t माइनस 48, चौक कितना होता है 192, ठीक है, 96 का डबल, और ये हो जाएगा 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 5t और प्लस में 44, ठीक। 5 को इधर लाके माइनस करवा दो, हो जाएगा 59t, 192 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 और 4 6, 19 और 4 23, ठीक। काटते हैं इससे, तो लग रहा है 4 पे कट जाएगा, 9 चौक 36, 3 बच गया, 5 चौक 20 और 3 23, कट जाएगा। टी बराबर कितना आ गया, 4, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। एम एन ओ और एक्स वाई जेड, आपको दो ट्रायंगल हैं जिनमें एंगल अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, हमें बोला गया है सिमिलरिटी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई बात नहीं, इजी है, देखो आपको सिर्फ एंगल के सामने एंगल को चेक करना है। तो आप कहोगे एम 42 है और जेड 42 है, यानी एम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जेड लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। एन जो है वो आपका 51 है और वाई भी 51 है, यानी एन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए आपको, वाई। और ओ 87 है और एक्स भी 87 है, यानी आपको क्या मिलना चाहिए, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स मिलना चाहिए। अब ऐसे ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, एम के रिस्पेक्ट में जेड है, एन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए वाई, और यहाँ एक्स लिखा है गलत है, ठीक है। एन के रिस्पेक्ट में वाई है, ठीक है। एम के रिस्पेक्ट में एक्स है, जबकि होना चाहिए जेड, गलत है, ठीक है। ओ के रिस्पेक्ट में एक्स है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक। एम के रिस्पेक्ट में जेड है, ओके लिखा हुआ है, और एन के रिस्पेक्ट में वाई लिखा हुआ है, एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा, ठीक है। इजी एकदम क्वेश्चन, आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बोला गया एक ट्रेन जो है वो 32 सेकंड लेती है एक सिग्नल को पार करने में, ठीक है। सिग्नल किसका, एक ब्रिज के ऊपर, जो कि ब्रिज है 1705 मीटर लंबा, और ब्रिज को पार करने में 63 सेकंड लेती है। तो हमें बताना है ट्रेन की लेंथ क्या है। तो आपको पता है सिग्नल को पार करना, पोल को पार करना, एक आदमी को पार करना, ऐसे टाइम में जब आप सिग्नल को पार कर रहे हैं, तो ट्रेन के लिए जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी, बोलो हाँ या ना। और इसे पार करने में टाइम कितना खर्च हो गया, तो आप कहोगे टाइम खर्च हो गया हमारा 32 सेकेंड्स। और जब आप ब्रिज को पार करते हो जिसकी एक्चुअल में कोई ना कोई लेंथ है, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ होता है, यानी उस ब्रिज की लेंथ भी आ जाएगी। तब आपका टाइम क्या लगा, आप कहोगे टाइम लग गया कितना, 63, ठीक। अब आप दोनों को अगर कंपेयर करो तो आप कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ब्रिज का डिफरेंस है, यानी 1705 का डिफरेंस है, और जिसे पार करने में टाइम कितना एक्स्ट्रा लग गया, तो आप कहोगे 63 में से 32 माइनस कर दो, यानी 31 सेकंड का। तो ट्रेन ऐसी है जो 31 सेकंड में 1705 मीटर कवर कर सकती है, ठीक। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रेन की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ यानी सिग्नल की बात कर रहा है, यानी 32 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो आप कहोगे 1705 जो है वो 31 सेकंड में, यानी ये स्पीड आ गया, और टाइम क्या है आपके पास, 32 सेकंड में कितने दूर तक जा सकते हो। काट दो भाई 31 से, 31 पंजे 155 होता है, 15 बच गया, ठीक है। फिर से आप देखोगे तो फिर से 155 ही बन गया, यानी 31 पंजे 155, तो 55 इंटू 32 करोगे तो इतनी देर में ट्रेन ने सिग्नल को पार किया होगा, यानी डिस्टेंस मेजर्स में अपनी लेंथ को पार किया होगा,
तो 55 और 32 की गुणा कर लेते हैं, 32 इंटू 55, 32 पंजे 160, 32 पंजे 160। ठीक है, 0 का 0, 6 का 6, 7 और 1, यानी 1707 मीटर। ठीक है, 1760 मीटर, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आए? ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो जरूर शेयर करना यार अपने दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस ऑफ अ कुशन इन 2011 वॉज 840। 2012 में 800 हो गया। ठीक है, बोला गया जो 2013 का प्राइस है वो 30% कम है 11 और 12 के कंबाइंड प्राइस से। तो एक जगह 840 है, एक जगह 800 है, टोटल कितना हो गया 1640। इससे 30% कम है यानी इसका 70% है। सिंपल सी बात है, जीरो से जीरो काट दो, सवाल एकदम हल्का सा है। सॉल्व करो, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, 16 सत्ते 112, 112 और 2 114, यानी 13 में क्वेश्चन का प्राइस क्या होगा 1148 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, आगे देखो क्या लिखा है। बोला गया है एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का, समचतुर्भुज का। ठीक है, डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप कहोगे एरिया क्या होता है रोम्बस का, तो 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1/2 84 इंटू 77। ठीक है ना, काट दो इसे, तो ये गया कितने पे 42 पे। ठीक, लास्ट डिजिट चीज चेक कर लो, तो आंसर ऐसा होगा 7 दूनी 14, जिसके एंड में 4 आ रहा हो। तो कौन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए है, बाकी आप पूरा ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बोला गया x-2 और x+1 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के, तो हमें बताना है m और n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले फैक्टर है का मतलब क्या है कि ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, यानी जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो रिमाइंडर निकालना हमने ऐसे सीखा है, जो डिवाइजर है उसे 0 के बराबर इक्वेट करो, x की जो वैल्यू आएगी उसे आप अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए अगर ये इसके फैक्टर हुए तो, अदरवाइज कोई वैल्यू निकल के आती है जो कि एक्चुअल में रिमाइंडर होती है। ठीक, तो यहाँ तो फैक्टर है तो क्या आएगा 0 आएगा। तो आप कहोगे यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई -1। दोनों ही वैल्यू पुट करने पे जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो रख देते हैं पहले, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 या 24 हो गया। पहले हम क्या रख रहे हैं x बराबर 2 रख रहे हैं। आगे रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो गया, प्लस में 2m हो गया और -n हो गया, बराबर क्या आना चाहिए 0। तो इक्वेशन मिल गई हमें 2m - n बराबर -40। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम क्या रख दें, अगर हमने रख दिया होता यहाँ पर x को -1, तो ये हो जाता x³ यानी -1, तो -3 जमा में 4 माइनस में m माइनस में n बराबर 0। ठीक है, m और n को उठाकर उधर ले चलो, तो आप कहोगे m जमा n बराबर क्या हो गया 1। इस चीज को यहाँ रख देते हैं, m जमा n बराबर क्या हो गया 1। दोनों इक्वेशन ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा 3m, n और n कट जाएंगे बराबर -39। m क्या हो जाएगा -13, यानी ये ऑप्शन दोनों तो गलत हो गए। अब इस 13 को ऊपर यहीं कहीं पुट कर दो, कहीं पर भी, तो m जमा n कितना है 1 है, तो यहाँ जैसे ही आप 13 रखोगे m की जगह, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ -13 रखा तो -13 वहां चला जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, यानी आंसर हो जाएगा -13, 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है एक शॉपकीपर जो है वो 17 kg वीट खरीदता है 2440 रुपीज के अंदर, कुछ पैसा वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता है और इसके बाद वो 3600 रुपये में सब कुछ बेच देता है। अगर उसने ऐसा करके 22% का प्रॉफिट कमाया है तो ट्रांसपोर्टेशन पे क्या खर्चा हुआ ये बताइए। तो आप कहोगे देखो 3600 रुपये जो है वो 122 की वैल्यू है, 22% प्रॉफिट है इसके अंदर, और अगर मैं 100 निकाल लूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये जान लूंगा कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, जिसमें से हम 2440 रुपये माइनस कर देंगे खरीदने वाले, तो बचा हुआ खर्चा किसका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। सॉल्व कर लो, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, 360000 122। ठीक है, तो 122 दूनी 244, कितना बच गया, वहां से 16, यहाँ से एक जीरो लगा दिया, 9 बारी में लिखो, 9 दूनी 18, ठीक है, 12 नी में 108 और 109। ठीक है, कितना बच गया, तो आप कहोगे यहाँ से 2, 15 में से 6, 62 बच गया, ऊपर से एक जीरो और उतार लिया आपने। ठीक है, अब देखोगे तो 12 पंजे 60, 5 बारी में लिख रहा हूँ मैं, तो रहेगा
0 1 12 पंजे 60 और 1 61। ठीक, कितना बच गया 10। ऊपर से एक लास्ट जीरो और उतार ली हमने। अभी भी ये छोटा है 122 से, तो यहाँ जीरो लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसे एक जीरो और मिलेगी। अब यहाँ देखोगे तो 12 अठे 96 लगभग 8 बारी में जाएगा ये। तो टोटल आपका जो कॉस्ट बना वो क्या बना, 2950.8, 2950.8। ठीक है, जिसमें से आपके लगे कितने थे खरीदने में, तो आप कहोगे 2440, यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना हो जाएगा, 0 5 में से 1 9 में से 5, 510.8 रुपये, यानी 511 रुपये अप्रोक्सीमेट खर्चा आपका क्या रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बताना कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाए थे। m बराबर दिया हुआ है cos थीटा प्लस अल्फा, n बराबर दिया हुआ है, सॉरी n इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा दिया हुआ है। दोनों चीजें इक्वल दी हुई हैं, हमें बताना है टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा की वैल्यू। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, m के अपॉन में n को ले आते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन आप देखोगे ना m से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे सवाल जनरली किससे होते हैं, CND से, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के सॉल्व होते हैं। तो आप m के अपॉन में n को उतार लो, तो m अपॉन n की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, सामने क्या रखा हुआ है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा जमा अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। अब CND लगाओ, तो CND क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे a अपॉन बी को c अपॉन डी लिखूँ, तो आप कहोगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर आप दोनों को प्लस करके लिखोगे, नीचे दोनों को माइनस करके। सेम ऐसा ही सामने भी ऊपर दोनों को प्लस करके और नीचे माइनस करके, तो भी ये दोनों रेशियोज क्या होंगी, आपस में इक्वल ही होंगी। तो यहाँ हम कहेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, देखो m प्लस एन, यहाँ क्या हो जाएगा m माइनस एन, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, जमा में कॉस थीटा प्लस अल्फा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, माइनस में कॉस थीटा प्लस अल्फा। मैं खोल के लिख रहा हूँ उसे, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा पहले वाले को, इसके साथ माइनस है तो प्लस लगेगा, इस फॉर्मूले को खोल रहा हूँ अभी, तो साइन थीटा इंटू में साइन अल्फा, और प्लस करना है तो प्लस नीचे वाला प्लस करेंगे, क्या होगा प्लस करके कॉस थीटा कॉस अल्फा, माइनस में फॉर्मूला खोल रहे हैं साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे माइनस करेंगे, सेम यही चीज कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस में कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। कुछ नहीं किया है, दोनों चीजों को CND फॉर्म में लिखा और खोल दिया है। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, तो ऊपर देखोगे तो ये साइन थीटा साइन अल्फा कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा कॉस अल्फा। ठीक, नीचे देखोगे तो नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन वाला पार्ट, और कॉस कॉस वाले पार्ट कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा 2 साइन थीटा साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 से 2 काट दो, तो ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन बराबर, सॉल्व करोगे तो दोनों को ऊपर ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू में कॉट अल्फा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेन थीटा, तो कोई बात नहीं नीचे ले आओ। तो हम कहेंगे देखो, इसे हम फिर से यहाँ से ना लिख कर कहाँ लिख रहे हैं, इसे नीचे, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कॉट अल्फा अपॉन में टेन थीटा। अब जो हमें चाहिए उसका उल्टा गया है, तो इस पूरे को पलट दो, तो पलट दोगे तो टेन थीटा अपॉन कॉट अल्फा, ठीक है, और यहाँ से भी ये भी पलट जाएगा m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, यानी अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक बार आप खुद से करके देखना, थोड़ा सा मैंने यहाँ गंदा भी कर दिया है, थोड़ा मैनेज कर लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है 3 ट्रायंगल आप कट करते हो किससे, एक बड़े से इक्विलेटरल ट्रायंगल में से। ठीक, एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर से आप ऐसे 3 ट्रायंगल अलग कर देते हो। ठीक, बोला गया जो छोटे वाले ट्रायंगल हैं आपके, उसकी जो साइड है वो बड़े वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में 1/5 है, यानी अगर पूरा ये 5 है तो छोटे वाले के पास सिर्फ क्या है
एक है। ठीक, तो हमें बताना है छोटे वाले तीनों का कंबाइंड एरिया और बड़े वाले के एरिया में क्या रेशो है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो आप कहोगे, देखो सिमिलरिटी लगा लो सबसे पहले तो आप कहोगे, ध्यान देखना, ये भी 1 है और ये भी 5 है, तो 1 और 5 में रेशो है, 1 और 5 में रेशो है, और एक एंगल दोनों का बराबर है, यानी छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो जो साइड का रेशो होगा उसका स्क्वायर इनके एरिया का रेशो होगा। ठीक है, तो छोटे वाले एक में, जिसे मैं मान लो डेल्टा 1 लिख रहा हूँ और बड़े वाले को डेल्टा लिख रहा हूँ। ठीक, तो इनकी साइड में रेशो क्या है, 1:5 छोटे वाले एक के साथ। तो एरिया में रेशो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 1:25। पर उसने तो 3 छोटे वाले से पूछा है, तो ऐसे 3 छोटे वाले कितने हो जाएंगे, इनटू में 3 करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 3 छोटे वाले और बड़े वाले में जो एरिया का रेशो है वो क्या हो जाएगा, 3:25। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर समझ आ गया होता तो हम इसे बिना पेन के ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा आपको बहुत इजीली। ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, कंपाउंड रेशियो है। कंपाउंड रेशियो कुछ भी नहीं होता है, सिंपली रेशियो को मल्टीप्लाई करने को ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। रेशियो से पहले वाले और रेशियो से बाद वाली दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो आप कहोगे 15 × 13 और 17 × 18 का जो रेशो है कंपाउंड रेशो, वो क्या है, x और 51 के। तो इससे आप काट दो इसे, 17×51, 3 से गया है कितनी बारी में, 6 बारी में। ठीक है, और काट दो इसे 3 से 2 बारी में और 3 से 5 बारी में। ऊपर क्या आ गया 65, नीचे क्या आ गया 2, और यही किसकी वैल्यू है, x की। काटोगे क्या आ जाएगा 32.5, किसकी वैल्यू, x की। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एवरेज 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का 16 दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो बिल्कुल बीचों बीच में बैठा होगा, 5 है तो यहाँ यानी 16 है। तो आप कहोगे यहाँ क्या रहा होगा 14, यहाँ क्या रहा होगा 12, यहाँ क्या रहा होगा 18 और यहाँ क्या रहा होगा 20। उसने पूछा गया छोटे वाले और सबसे बड़े वाले के स्क्वायर का डिफरेंस बताओ। तो छोटे वाले का स्क्वायर कितना है 144, बड़े वाले का कितना है 400। 400 में से 144 माइनस कर दो, यही हमसे पूछा गया है। तो ये हो गया 0 में से 6, 9 में से 5 और 3 में से 2, यानी दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस कितने का होगा, 256 का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यही लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना जो CGL 25 की तैयारी को लेके बहुत सीरियस हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहने की, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी चैनल के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना अपने फीडबैक को लेकर, या आपको क्या परेशानियां हैं किन टॉपिक्स के अंदर, आप वो भी लिख सकते हो कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, बाकी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।